हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 30 मई 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए हो तो आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आपके यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस सर्विसेज के लिए भी बहुत सारे रिक्विजिट मटेरियल्स यहां पर मिल जाएंगे आपको, तो आप उन सब के लिए भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आज के न्यूज़ आर्टिकल्स पर देखें तो वापस से हमें एक निराशा ही मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो कि हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो इसीलिए इनको डिस्कस नहीं करेंगे। इनके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे साथ आज, वो है साइबर अटैक और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के बारे में। हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी रहा है अभी 3-4 दिन पहले ही, तो इसीलिए ये डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ज़रा आप ये एक बार देखने की कोशिश करो। ये अभी लाइव चल रहा है कि कितने साइबर अटैक्स, साइबर थ्रेट हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किसके तरफ कर रहा है, ये लाइव मैप हमें दिखा रहा है। तो आप देख रहे हो यूएस से इंडिया में हो रहा है, यूएस से सिंगापुर में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, रशिया अपने आपस में ही कुछ साइबर थ्रेट कर रहा है, यूएस साउथ अफ्रीका में भी कर रहा है, मतलब यूएस हर जगह छाया हुआ है, बिल्कुल नीदरलैंड में कर रहा है। तो ये बिल्कुल लाइव मैप है। आप देखो कितने लोग हो गए पता है, 2,57,59,000 समथिंग समथिंग समथिंग। तो इतना ज़्यादा साइबर अटैक डेली होता है। तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा थ्रेट है हम सब के लिए। जैसे कि अभी तक तो हम यही बात करते थे कि भाई लड़ाई होगी दो देशों के बीच में, वॉरफेयर होगा, टेररिज्म होगा, या फिर ह्यूमन बॉम्ब लगा के भेज देंगे, किसी की बिल्डिंग तहस नहस कर देंगे। लेकिन अब प्रॉपर्टी डैमेज या फिर जान मान की हानि ही एकमात्र हानि नहीं है। बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज अब आ चुके हैं जिससे लोगों को अफेक्ट किया जा सकता है। लेट से वो किसी भी देश के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे धावा बोल सकते हैं। अब सीधे धावा बोलना मतलब क्या? मान के चलो कि अभी हम लोग के कंट्री में कम्युनिकेशन सर्विस या फिर टेली कम्युनिकेशन सर्विस है, मान लो कि रिलायंस जियो है, ठीक है, ऐसा कभी हो ना इनके साथ, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान के चलो रिलायंस जियो पर अभी साइबर अटैक हो गया, और जितने भी यहाँ पर लोग इसके यूज़र्स थे उन सब के डेटा किसी अब थर्ड पार्टी के पास पहुँच गया है। तो केवल नंबर ही नहीं होता रिलायंस जियो के पास, हमारा सारा डिटेल होगा इनके पास। हमारा आधार कार्ड भी ये लिंक वगैरह कराते ही हैं, वहाँ से वो डेटा मिल जाएगा। किसको हम कॉल करते हैं, किस पर्पज़ से कॉल करते हैं, हो सकता है कॉल रिकॉर्ड्स भी करते हो ये लोग, तो वो सब चीज़ें उसको मिल जाएगी। सोचो कि हमारा कितना बड़ा डेटा अचानक से चला जाएगा, है ना। तो ये कितना बड़ा डैमेज होगा। और ये सोचो कि अगर रिलायंस जियो का एक सर्वर हो जहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हों, वो इसी सर्वर को हैक कर ले, इसी सिस्टम को हैक कर ले और बोले कि भाई मेरे को चाहिए कम से कम $25 मिलियन रुपए, या फिर इसकी इक्विवेलेंट बिटकॉइन भेज दो। बिटकॉइन इन लोग के लिए ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि वो नॉन स्टेट करेंसी है, मतलब कोई स्टेट इसको अलाउ करता है, कोई नहीं करता है, तो कोई इस पर जांच पड़ताल करेगा नहीं, तो इसीलिए बिटकॉइंस में लेते हैं। जैसे कि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था WannaCry रैंसमवेयर अटैक हुआ था, उसमें रैंसम मांगा गया था बिटकॉइन के फॉर्म में। रैंसम मतलब कि कितना फिरौती के पैसे चाहिए इनको, ठीक है। अब यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ बिटकॉइंस की बात हो रही है। तो टोटल ऐसा कुछ हो सकता है। अब सोचो कि रिलायंस वाले अब इनको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने मिलियंस यूज़र हैं इनके, अब सोचो कि उन सब की सर्विस बंद हो गई अचानक से एक दिन एक समय पे, तो अब कुछ क्रिटिकल सिचुएशन बन गया ना, इनको पे तो करना ही पड़ेगा, तभी वो सर्विसेज रीस्टोर हो पाएंगी। क्योंकि ये इतना प्रोटेक्टेड सिस्टम यूज़ करते हैं ना, यूएस इतना ज़्यादा, आप जान रहे हो कि डिजिटली, या फिर आप बोल सकते हो कि इन सब इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिस पर, जैसे कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर लें या फिर कुछ नए टेक्नोलॉजी की बात कर लें, उन सब में यूएस बहुत आगे है। लेकिन यूएस के अंदर कितने सारे ऐसे अटैक्स होते रहते हैं, और यूएस भी करता है। तो हम किस तरीके से इनको पढ़ना स्टार्ट करें? पढ़ने के लिए हमें कुछ क्लासिफिकेशंस करने पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि कल से ही आप सबको पता होगा कि ये एक इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम यूपीएससी का आईडीएमपी के नाम से है, जो वो स्टार्ट हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपके एनसीईआरटी के बेसिक्स को भी कवर करता है। तो एनसीईआरटी में सभी 6 से 12 तक के जितने भी बुक्स हैं वो, और जितने भी आपके टेस्ट हैं इन सभी बुक्स पर, इवन प्रीलिम्स ओरिएंटेशन में आप देखोगे तो रोज़ के रोज़ आपको 10 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, 100 एमसीक्यूज़ वीकेंड्स में मिलेंगे। सिमिलरली आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी एक मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे और 5 आपको वीकेंड्स पर क्वेश्चन मिलेंगे। 4 वीक के बाद आपको यहाँ पर वीकेंड्स पर इवैल्यूएशन बाय एक्सपर्ट्स की मदद से आपको आपकी कॉपी, जिसमें फुल लेंथ पेपर होगा ये मेंस का, 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, वो इवैल्यूएट किया जाएगा। सिमिलरली 6 ऐसे आपको दिए जा रहे हैं,
वो भी आपके सामने रहेंगे। इसमें सीसैट के भी कुछ टेस्ट हैं, इवन करंट अफेयर्स के भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं। हालांकि करंट अफेयर्स को तो डे 1 से ही इनकॉर्पोरेट किया है हमने। तो इन सभी चीज़ों में हम लोग लगभग 6000 MCQ, 450 प्लस मेंस के क्वेश्चंस और 320 सीसैट और 6 एसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत कुछ इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। 8 मंथ्स का पूरा शेड्यूल है। आप बेशक dbp.onlyis.in पर जाके IDMP के नाम से ये जो कोर्स है इसके बारे में और डिटेल्स देख सकते हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा साइबर अटैक्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के बारे में, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला आप देख सकते हो, अगर हम लोग इनको ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ अटैक, कि ये अटैक किसके बेसिस पर कर रहे हैं या किसको कर रहे हैं, उनके बेसिस पर कुछ क्लासिफिकेशंस देख सकते हैं। जैसे कि पहला है इनडिस्क्रिमिनेटिव अटैक। ये जो इनडिस्क्रिमिनेटिव अटैक है ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोगों पर हो सकता है। लेट से रेड अक्टूबर एक अटैक हुआ था। रेड अक्टूबर में बहुत सारे डिप्लोमेट्स थे, उनके सीक्रेट्स चैट थे या फिर जो भी उनको काम असाइन होता था उन सब की इंफॉर्मेशन चुरा ली गई थी, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ ले लिया गया था। तो ये एक बड़ा अटैक था। इसके अलावा आप एक बार इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ हेल के नाम से एक अटैक हुआ था। इसमें क्या था कि जितने भी हाई प्रोफाइल के लोग हैं ना, बिजनेस टाइकून्स टाइप के लोग, 2001 में ये अटैक कंडक्ट किया गया था। अब सोचो कि जितने भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होंगे उनके सारे चुरा लिए गए, तो दिक्कत की बात है। इवन जो वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक की हम बात कर रहे थे वो भी इसी सेक्शन के अंदर आता है, क्योंकि उसमें जितने भी लोग ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे और उसमें विंडोज़ यूज़ कर रहे थे, उन लोगों को टारगेट किया गया था और उनसे कुछ रैंसम मांगा गया, फिरौती के पैसे मांगे गए कि आपका सिस्टम बंद कर दिया गया है, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे सिस्टम चालू नहीं होगा। तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि रैंसमवेयर क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, वायरस क्या होता है। इन सब के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट करते हैं। एक और टाइप हो सकता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव अटैक। डिस्ट्रक्टिव अटैक जो है ना, वो किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक देश हो सकता है, उनके स्पेसिफिक सेक्शन को क्षति पहुंचाने के लिए, डैमेज करने के लिए डिस्ट्रक्टिव अटैक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एग्जांपल ले सकते हैं स्टक्सनेट का। स्टक्सनेट जो है वो एक प्रकार का मलेशियस कंप्यूटर वॉर्म, और ये वॉर्म सबसे खतरनाक होता है। अभी बस आप इतना ही समझो, ये ईरान की जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम थे ना उनको चुराने के लिए था डिस्ट्रक्टिव अटैक, और ये बोला जाता है यूएस के द्वारा ही कराया गया था, स्टेट स्पॉन्सर्ड था, बट स्टिल आपको पता ही है कि इन सब में कोई भी आगे बढ़कर कबूल नहीं करता है। और नाम पर आप देख सकते हो कि कुछ होते हैं साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर क्या है? नए प्रकार के वॉरफेयर है जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। पॉलिटिकली मोटिवेशन का अभी आपको हाल फिलहाल में एग्जांपल बहुत अच्छा दिखेगा कि 2016 में जब अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग चल रही थी, तो ट्रंप ने रशियन एजेंसी को यूज़ करके कुछ ऐसा पॉलिटिकली मोटिवेटेड वोटिंग बैंक क्रिएट किया था। तो वो एक साइबर वॉरफेयर के अंदर आता है। इसी तरीके से हम लोग जासूसी का काम देख सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एस्पियोनाज जो कि गुप्त तरीके से किया जाता है, और बहुत सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट एस्पियोनाज एजेंसीज़ हैं जो कि दूसरे गवर्नमेंट्स के डेटा को चुरा लेते हैं, स्टील कर लेते हैं गवर्नमेंट के बारे में। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, इसका नाम है शैडो नेटवर्क। शैडो नेटवर्क एक्चुअली चाइना के द्वारा चलाया गया था और इंडिया के ऊपर, वहाँ पर दलाई लामा का कुछ इशू चल रहा था अभी कुछ साल पहले, तो वहाँ पर उस केस में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डिटेल्स वगैरह इन्होंने चुरा लिए थे। जिस हिसाब से गवर्नमेंट एस्पियोनाज होता है ना, उसी हिसाब से कॉर्पोरेट एस्पियोनाज भी होता है। इसमें क्या होगा कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट एजेंसीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, उनके डेटा को ये लोग चुराने की बात करते हैं। जैसे अभी सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट, ये जो आप लोग देखते हो मूवी वगैरह सोनी इंटरटेनमेंट की, तो सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट को हैक करके उनके जो भी ओनर थे और उनके स्टाफ मेंबर्स थे, उनके क्रेडेंशियल्स जो है वो चोरी कर लिए गए थे। क्रेडेंशियल्स से याद आया कि क्रेडेंशियल्स के फॉर्म में भी बहुत सारे ऐसे हैक होते हैं जो चुरा लिए जाते हैं। तो कभी लॉगिन आईडी चुरा ली, कभी क्रेडेंशियल्स चुरा लिए लॉगिन। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, मार्च 2020 में WHO के अंतर्गत ऐसा हुआ था, जब वहाँ के स्टाफ के लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह चुरा लिए गए थे इन द मिड ऑफ कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन, जिससे कि काफ़ी चीज़ें हमें पता भी चली थी और इस पर काफ़ी इन लोग को WHO को सुनाया भी गया था। इसके अलावा और क्या क्या चुरा सकते हैं ये लोग? देखो, ये लोग चुरा सकते हैं क्रेडिट कार्ड का डिटेल, फाइनेंशियल डेटा जो भी हम लोग मान लो रखते हैं, उनको ये लोग चुरा सकते हैं। जैसे कि 2013 में स्टारडस्ट एक अटैक हुआ था। इसके अलावा इंडिया में 2016 में बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें बोलते हैं कि 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड्स को एक साथ हैक कर दिया गया था। मतलब हैक करने का मतलब ये है कि उनके डिटेल्स चुरा लिए गए थे। अब उनके पास सब कुछ था, मतलब अकाउंट नंबर, आपका डेबिट कार्ड नंबर, पिन, उसका OTP वगैरह जो आता है वो तो चलो बाद में उसी हिसाब से थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट हुआ था, बट उस टाइम पर उतना कुछ होता नहीं था।
वहाँ पर सिंपली बहुत बार ट्रांजैक्शंस यूँ ही हो जाते थे बिना OTP के ही। तो ऐसी चीज़ों को फिर चुराया गया। बाद में जब इतना चुरा लेते हैं तो OTP वगैरह का भी जुगाड़ ये लोग कर लेते हैं। कैसे? फिशिंग की मदद से। अभी वो सब भी हम पढ़ेंगे। फिर एक और आप इसमें देख सकते हो कि मेडिकल डेटा की भी चोरी होती है। मेडिकल डेटा कैसा? कि कौन किस लिए बीमार है, कब डॉक्टर को विजिट करता है। ऐसे US में 2014-15 के बीच में देखा गया कि लगभग 91 मिलियन लोगों के ऐसे मेडिकल हेल्थ को चुरा लिया गया। मतलब जो भी इनके मेडिकल इन्फॉर्मेशन थे वो सारे डेटा इनके चुरा लिए गए थे। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के साइबर अटैक्स हो सकते हैं और अलग अलग सेंस में वो लोगों को अफेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि ये साइबर अटैक्स के और टाइप्स किस हिसाब से डिफाइन हो सकते हैं, ये तो अभी हमने जनरल पर्पस में डिफाइन किया, इनके नेचर के ऊपर डिफाइन किया। अगर अब हम थोड़ा साइंटिफिक होकर डिस्कस करें और इसको देखें कितने टाइप्स के होते हैं, तो वे कुछ इस तरीके से दिख सकते हैं। मेजरली हर बार हम लोग मालवेयर पढ़ते हैं और इनके टाइप्स पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने साइबर अटैक पढ़ लिया है, बट आगे की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम छोड़ देते हैं, उनके बारे में भी आज पढ़ेंगे। देखो मालवेयर क्या है? मालवेयर मालिशियस सॉफ्टवेयर का एक छोटा फॉर्म है, ठीक है। मालिशियस सॉफ्टवेयर का क्या मतलब हुआ कि जिस हिसाब से हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर्स देखते हैं ना, मान लो भी हमने अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया है या फिर अपने लैपटॉप में हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, मान के चलो हमने पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो इस ऐसा ही सॉफ्टवेयर होता है लेकिन वो मलेशियस होता है। मतलब कि उसका जो इंटेंशन है वो किसी को अच्छा या फिर उसकी भलाई नहीं होती, ये उसको नुकसान पहुंचाना होता है। ऑब्वियसली इंटरनेट जो इसको बनाता है उसके लिए फ़ायदे का सौदा होता है, लेकिन जिसके सिस्टम में ये इंटर करता है फिर उसका सिस्टम तो तबाह हो जाता है या फिर उसके बहुत सारे क्रिटिकल या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाते होंगे या फिर ट्रांसफ़र कर लिए जाते होंगे। तो मालवेयर का मतलब समझ गए। मालवेयर बहुत टाइप्स के होते हैं। लेट से कंप्यूटर वायरस होता है एक वायरस के फॉर्म में, एक स्पाईवेयर होता है, एक एडवेयर होता है, और वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं। बहुत सारे टाइप्स के ये मालवेयर होते हैं। इनके बारे में एक बार एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे कॉमन टाइप जो है ना वो एडवेयर है। आप लोग अभी इंटरनेट जब सर्फ करते हो तो बहुत सारे आपको इमेजेस दिखते होंगे कि अरे ये एक ऐड आ गया, आपने उस ऐड पे खुशी खुशी में क्लिक कर दिया, गए आप लोग। गए मतलब कि आपके सिस्टम से ना कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन वो चुरा लेते हैं इस वे में कि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलेगा वो कि क्या डाउनलोड हुआ है, लेकिन वो डाउनलोड हो जाती हैं ऐसे एड्स पे जो कि सेफ़ नहीं है। उन पे क्लिक करने पे सारे एड्स, ऐसा नहीं है कि एडवेयर ही होते हैं, मतलब सही भी होते हैं लेकिन एडवेयर बहुत सारे होते हैं, इनसे बचना चाहिए हमें। एक मालवेयर होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का काम है देखो कि वो छिप के मतलब जासूसी करने का काम करेगा। वो आपके इंटरनेट एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकता है, आप किस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हो, किस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा टाइम आप किस जगह पर स्पेंड कर रहे हो, ऐसे इन्फॉर्मेशंस को वो चुराता है। और उसके बेसिस पर स्पाईवेयर क्या करेगा, फिर आपको एडवेयर देगा, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि भाई आप जीन्स के बहुत बड़े शौकीन हो, हमेशा डेनिम जीन्स के बारे में सर्च करते रहते हो, तो अब आप किसी भी साइट पर जाओगे वो आपको गूगल एड्स के थ्रू क्या करेगा, वो जीन्स दिखाएगा कि अरे वाह आपकी पसंद की जीन्स जो आप देख रहे थे वही दिखाएगा। आपको लगेगा अरे यही तो देख रहा था मैं, देखूँ यहाँ पर कितने का मिल रहा है। और जैसे आपने क्लिक किया कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। वायरस नॉर्मल वायरस जैसा ही काम करता है, इसलिए इसका नाम भी वायरस रखा गया है। ये रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस हम पढ़ रहे थे, कोरोना वायरस क्या करता है, बॉडी के अंदर सेल के अंदर जैसे ही घुसता है अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है, ठीक है, खूब सारा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से मल्टीप्लाई होने लगेगा। सिमिलरली वायरस का भी नेचर है, ये भी एक तरीके के ऐसे ही मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, कंटेजियस प्रोग्राम होता है या कोई एक कोड होता है जो कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ इसको अटैच कर दिया जाए तो सॉफ्टवेयर के अंदर घुसेगा। अगर सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो उस सिस्टम के अंदर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा, रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत बड़े तादाद में उस पूरे सिस्टम को तबाह कर देगा। फिर उसके बाद आता है स्पैम। स्पैम का मतलब क्या होता है कि आपको रिपीटेड कोई एक ही मैसेज या फिर मेल बहुत बार आ जाए। मान के चलो एक दिन में कम से कम 100 मेल आ जाए आपको, तो वो सारे स्पैम है। वो उनका बस इतना मकसद होता है कि बस आप एक बार इसको खोल के तो देखो, फिर उनका अपना काम चालू हो जाएगा, ठीक है, कि बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड हो गया या फिर आपने किसी साइट पर विजिट कर लिया या साइट खुल गया वहाँ से कुछ डाउनलोड हो गया, कुछ ना कुछ करके वो स्पैम करके आपको हमेशा देते रहते हैं। या फिर बेसिकली कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स कंपनीज भी ऐसा करती हैं कि एक बार तो उन पर क्लिक कर लो, इस वजह से भी बहुत बार स्पैमिंग होती है। तो एक तरीके से ये जंक क्रिएट करता है हमारे मेल्स में, हमारे फोल्डर्स में, और अनवांटेड मटेरियल्स जो कि स्पेस लेता है और हमें टाइम पर इसे डिलीट करना रहता है। इसके बाद आता है वॉर्म। वॉर्म क्या होता है ना कि अपने आप को रेप्लिकेट ये भी कर सकता है, मतलब ये भी एक तरीके से वायरस ही है। मतलब वॉर्म क्या है, एक वायरस है, लेकिन इस वायरस को एक और क्षमता प्रदान कर दी गई, एक और वरदान दे दिया गया कि जाओ बच्चा
तुम क्या करोगे, केवल रेप्लिकेट ही नहीं होगे, तुम सिस्टम के जितने फाइल्स हैं ना, डेटा हैं, उनको खा जाओगे तो वहाँ से हट जाएगा और कुछ मिलेगा नहीं देखने को। तो अगर वॉर्म कंप्यूटर सिस्टम में आपके इंटर हो गया तो धीरे धीरे आपकी फाइल्स डिलीट होती जाएंगी अपने आप ही, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ स्टोर की होंगी, आपने हो सकता है इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इंस्टॉल किए हों या फिर डाउनलोड करके रखे हों, वो सब डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और तब तक काम करता रहेगा जब तक आपका ड्राइव जो है वो खाली होकर एम्प्टी ना हो जाए, बिल्कुल एकदम पूरा चिकना कर देता है, सफ़ा चट कर देगा। ठीक है, ये वॉर्म बहुत खतरनाक है। इसीलिए अब चूंकि ये रेप्लिकेट करता है ना, तो जितने भी हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, एंटीवायरस कितने तेज़ी से ये रेप्लिकेट कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अगर बहुत तेज़ है इनका फंक्शन तो ये एंटीवायरस भी कभी कभी काम नहीं करेंगे आपके, वॉर्म के लिए तो कभी भी नहीं काम करेंगे। हो सकता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ही एक फोल्डर इस खा गया, सबसे पहले उसका टारगेट यही हो कि जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं सबसे पहले उनकी एक एक फाइल खा जाओ, जिससे कि होगा क्या, यही काम नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर एक खतरनाक सा होता है ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स, दोनों बोलते हैं इसको। ये एक प्रकार का मालवेयर है जो कि एक प्रकार का लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है नहीं, जैसा दिखता है। हमें लगेगा कि भाई ये तो बहुत अल्टीमेट है, मतलब इसको तो डाउनलोड करना ही चाहिए, ये बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है, ये एकदम अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इंस्टॉल करोगे पता चला वो ये तो झूठ बोल रहा था। आपको पता तो वैसे कुछ नहीं चलेगा, आप तो इंस्टॉल कर लोगे, बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें चलती हैं, आपको पता नहीं चलता। जब सिस्टम ख़राब हो जाता है ना तब समझ में आता है कि कुछ तो गया है अपना। अब जैसे ही एक बार ये इंस्टॉल हो गया, ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बन के इंस्टॉल हो गया, उसके बाद ये तांडव मचाना स्टार्ट करेगा। फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, उन पे बोलेगा भाई ये नहीं खोल सकते। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बार बार बम्प कर देगा आगे आगे। जैसे आपने देखा होगा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये कि मैंने एक बार IDM डाउनलोड किया था। ठीक है, यूट्यूब के वीडियोस वगैरह हम लोग बचपन में जब डाउनलोड करते थे तो IDM बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर होता था। आजकल भी बहुत सारे लोग इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यूज़ करते हैं। तो एक मालेशियस ट्रोजन वायरस के साथ वो IDM डाउनलोड कर लिया था मैं। अब मैं कुछ भी पेज खोलता था ना तो सबसे पहले बम्प आता था, उसका एक पॉपअप आता था कि भाई आपका सर्विस खत्म होने वाला है, IDM तुरंत इस पर क्लिक करो, उसको रिन्यू करो। मुझे पता था कि मैं उस पर क्लिक करूँगा ना तो ये फिर से आ जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी शुरुआत में मुझे नहीं पता थी, तो हर 5 सेकंड और 10 सेकंड बाद आने लगा। तो सिस्टम पर काम करना ही बहुत, मतलब आप समझ लो ना के बराबर पॉसिबल है। तो इन सब को ट्रोजन बोलते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इजीली उनको रिलेट कर सको, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी मलेशियस सॉफ्टवेयर ये लोग इंसर्ट करते हैं या फिर कोडिंग इंसर्ट करते हैं, उसका काम ये होगा कि आपसे उसके बदले में कुछ पैसे मांगे जाएं। मतलब कि मान लो आपका सिस्टम है, आपका नाम मान लो प्रकाश है, ठीक है, और ये आपके सिस्टम का सबसे बड़ा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है कि आपका नाम पूरे दुनिया में किसी को नहीं पता है और प्रकाश नाम आपके सिस्टम में सेव है, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसने एक ऐसी कोडिंग भेजी ना, इस प्रकाश नाम को इनक्रिप्ट कर दिया उसने। इनक्रिप्ट करके बोला कि भाई अब हम इसको लिख देते हैं, ये लिखोगे प्रकाश ही लिखा है, भी उल्टा लिखा हुआ है प्रकाश। ठीक है, लेकिन इसने इनक्रिप्ट कर दिया इसको। अब ये तो प्रकाश का नाम था, तो आप ये साकार या जो भी है आप इसको पढ़ तो सकते हो, एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा उल्टा प्रकाश लिखा है, वो समझ गया मैं। लेकिन अब इससे भी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाए और सोचो कि ये नाम नहीं है अपने सिस्टम में। अपने सिस्टम में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बाइनरी नंबर में होती हैं, 1011 वाले में। अब उसमें कोई कोडिंग करके चेंज कर दिया गया है, तो आप समझ पाओगे क्या कि क्या चेंज किया गया है। उसके लिए होता है कि भाई हमें ना इसका कोड दे दो जिससे कि ये सही हो जाए। जो भी इनक्रिप्ट हुआ है ना, इसको हम डिक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो डिक्रिप्ट कर देंगे तो ये फिर से सही हो जाएगा। तो बोलेगा कि अच्छा डिक्रिप्ट करना चाहते हो, मतलब तुम्हारे सिस्टम में क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा सही बात है, फिर तो लाओ फिर 1000 रुपये दे दो। अब 1000 रुपये तो नहीं मांगते ये लोग, बिटकॉइंस में ट्रेड करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मांगते हैं ये लोग। ठीक है, तो हम जैसे गरीब लोग जो होंगे उनसे 1000 रुपये में भी काम चल जाएगा इनका। तो 1000 रुपये मांग के ये ऐसा कोई भी कर सकता है आपसे। शुरुआती दौर में ये सब पता है क्या था, जितने भी मालवेयर वगैरह हैं, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज एक्चुअल में लोगों को प्रैंक करने के लिए बनाती थी, ऐसे ही मज़े लेने के लिए। बाद में लोगों को पता चला अच्छा प्रैंक तो छोड़ो, इससे कितना बढ़िया कमाई कर सकते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से दूसरे मीन्स में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और आज हम देखते हैं कि सीरियस क्राइम इससे कंडक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिशिंग वगैरह इसको भी हम आगे पढ़ लेंगे। कुछ होते हैं बॉट मतलब सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी के साथ कुछ ऐसे मशीन्स को इन्फ्लेक्ट करने वाले होते हैं, मलिशियस एक्टिविटीज़ उसके अंदर डाल देते हैं, तो ये बॉट होते हैं। बॉट मतलब आप रोबोट से इसको कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा होता है की लॉगर्स जो होते हैं ना, उनका बेसिक काम होता है कि आप जो भी स्क्रीन पे कर रहे हो उनको सब पता चलता रहेगा, मतलब वो आपको देख सकते हैं, मॉनिटर आपका पूरा डिस्प्ले उनके यहाँ भी हो सकता है।
अर्बन लीजेंड्स होते हैं। अर्बन लीजेंड्स कुछ मेल के फॉर्म में, आपको ईमेल्स के फॉर्म में आपको कुछ वायरस भेजते हैं और आपको कंपेल करते हैं कि भाई इसको फॉरवर्ड करो 50 लोग को, 100 लोग को, नहीं तो हम आपके सिस्टम में कुछ गलत कर देंगे या फिर आपके सिस्टम बंद करा देंगे। तो उस समय करना पड़ता है कुछ लोगों को, या फिर इससे निजात पाने के लिए कुछ अपने अपने तरीके होते होंगे। कुछ होते हैं रूट किट्स। रूट किट्स क्या होता है ना कि जो भी विक्टिम का डिवाइस है उसका पूरा रिमोट कंट्रोल उसके किसी हैकर के हाथ में दे देगा, वो पूरा चलाएगा उसको। जैसे कि आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होगे तो आपको एनी डेस्क के बारे में पता होगा, या फिर आप लोग गूगल मीटिंग्स देखते होगे ना, गूगल मीटिंग में तो नहीं हो सकता ऐसा। एनी डेस्क एक ऐसा है, हालांकि ये मालिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है। एनी डेस्क क्या कर सकता है कि आप अभी बैठ के यहाँ से किसी दूसरे के डेस्कटॉप को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, चला सकते हो। तो वैसा ही कुछ होता होगा लेकिन छुपे हुए। ये एनी डेस्क तो हमें साफ साफ परमिशन लेता है हमसे, तब किसी को अलाउ करता है। ये लोग कोई परमिशन नहीं लेंगे, चुपके से आएंगे और सिस्टम पूरा देख डालेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे। फिर ये मालवेयर काम कैसे करते हैं, तो हमने बताया कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है उस पर निर्भर करता है, और ईमेल अटैचमेंट्स के साथ ये सब आ सकते हैं। फिशिंग पढ़ रहे थे हम। फिशिंग देखो क्या होता है ना कि आपको कॉल्स वगैरह आती होंगी या फिर मैसेज आता होगा कि आपने जीता है एक स्विफ्ट डिज़ायर, और अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। आपको जैसे ही, या तो ऐसा भी होता है कि आप जीत गए स्विफ्ट डिज़ायर, या तो स्विफ्ट डिज़ायर लें या तो हमसे 8 लाख रुपए ले लें। अब आपको लगेगा कि भाई या तो स्विफ्ट डिज़ायर या 8 लाख रुपए, तो ले लेते हैं। तुरंत ही इनका फ़ोन आएगा। फिशिंग जो करते हैं ना, फ़ोन करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई आपकी लॉटरी में इतना इतना, या फिर इनको पता चल जाता है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है। मान लो कि इन्होंने फ्लिपकार्ट से कोई डेटा हैक कर दिया आपका, आपने एक टी शर्ट मंगाया था, इन्होंने बोला कि अच्छा आपने अभी फ्लिपकार्ट से टी शर्ट मंगाया, आप बोलोगे हाँ मंगाया है, और उसी टी शर्ट पर आपकी लॉटरी लग गई, आपको स्विफ्ट डिज़ायर मिल रहा है, आप खुश, अरे गजब, टी शर्ट पे स्विफ्ट डिज़ायर, ये तो अल्टीमेट है। बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, आपको ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी लगभग 10,000 रुपये की। उसके बेसिस पर परसों सुबह सुबह चमचमाती स्विफ्ट डिज़ायर, आप कलर बता दो कौन सा चाहिए, वो स्विफ्ट डिज़ायर आपके घर के सामने हम पार्क कर देंगे, चाबी वगैरह ट्रांसफ़र कर देंगे आपको। तो बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, दिक्कत ये है, ठीक है। तो ये फिशिंग एक्टिविटीज़ होती है। फिशिंग का मतलब समझ गए, मतलब डिसेप्शन होता है, आपके पर्सनल डेटा चुराने की बात होती है। या तो इसमें कैसे कि आपको फ़ोन करेंगे कि मैं इस फला बैंक से बोल रहा हूँ और आपका जो अभी डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया गया है, कोई उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा था, तो आप मुझे कुछ आइडेंटिफिकेशन के तौर पर कुछ चीज़ें बताएं। अब आपसे पूरी डिटेल ले लेगा वो। तो ऐसी फ़िशिंग होती है, इसको फ़िशिंग बोलते हैं, ठीक है। अब याद रहेगा ना फ़िशिंग। फ़िशिंग को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा चुराने के लिए, लॉगिन क्रेडेंशियल चुराने के लिए, या फिर हम इम्पर्सोनेट करते हैं अपने आप को। हम बताते हैं कि अच्छा हम तो अमेज़ॉन से बोल रहे हैं और आपने भी ऑर्डर प्लेस किया था, उसमें ये इश्यूज़ हैं, अब उसके लिए कुछ कर लिया। या फिर हम किसी इंश्योरेंस एजेंसी से बोल रहे हैं, या कुछ भी आप कर सकते हो इसमें, किसी भी तरीके से अपने आप को इम्पर्सोनेट कर सकते हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि तुरंत ही आपके पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि भाई अमेज़ॉन ने अपना एक बहुत बड़ा डिस्काउंट स्टार्ट किया है, तुरंत ही इसको खोलो और अपना प्राइस क्लेम करो। तो आप तुरंत ही पहुँचते हो खुशी खुशी, या मेल आ जाता है आपके पास कि भाई Amazon.com ने डियर क्लाइंट ये रीज़न है और कुछ दिक्कतें थी इसलिए हमने आपका अमेज़ॉन अकाउंट लॉक कर दिया, अनलॉक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, क्लिक कर दिया आपने, लेकिन आपने ये देखा कि भेजा कौन है। लिखा तो है Amazon.com, लेकिन भेजने वाला मेज़ॉन है, केवल अमेज़ॉन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मलेशियस सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी ये लोग क्लिक कराना चाहते हैं हमसे, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको इन जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। देखो, तो इन सब पे कभी विश्वास मत करना, कभी क्लिक मत करना आप लोग। पासवर्ड अटैक्स आते हैं कभी कभी। पासवर्ड अटैक का क्या मतलब होता है कि इल्लीगल तरीके से हैकर्स आपके पासवर्ड को निकालने की कोशिश करते हैं, इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत बुद्धिमान होता है। ये क्या करता है कि आपके जनरल नाम से, यूजुअली लोग क्या करते हैं, मेरा नाम मान लो शिवम है, तो मैं रखूँगा कि भाई अपना पासवर्ड रखना है, सबसे आसान क्या है कि शिवम के आगे 1 2 3 लगा दिया, ठीक है। या फिर कुछ भी और नंबर लगा दिया, अपना मोबाइल नंबर लगा दिया, कुछ भी जिससे कि मैं भूलूँ नहीं, पासवर्ड मेरे लिए आसान रहे इसको याद करना। और ये सॉफ्टवेयर इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो ये ना ऑटोमेटिकली लगाना स्टार्ट करता है और ये विदिन सेकेंड्स बहुत सारे पासवर्ड यूज़ कर लेता है। ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि कौन सा सही बैठ रहा है, और उसमें लैक्स ऑफ इनके कोड्स होते हैं। उनके बेसिस पर ये तुरंत के तुरंत कोई भी एक, अगर हमने ऐसा कॉमन पासवर्ड रखा है ना, तो अगर ये चाह लेंगे तो ये पासवर्ड निकाल लेंगे इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से। तो ये पासवर्ड अटैक के नाम से भी ऐसे मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। देखो ये समझना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस कभी आगे फ्यूचर में आप देख सकते हो। एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब आप जानते हो कि
किसी भी एक सिस्टम ने आपके सिस्टम पर अटैक किया और आपको बोला कि भाई अब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी चला रहे थे वो सर्विस अब आप नहीं चला सकते हो, डिनाइल ऑफ सर्विस है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी सिस्टम है ना, उस पे मान लो कि आपका कोई एक वेबसाइट है, ठीक, मान लो onlyice.com एक वेबसाइट है, नहीं onlyice.com पे ऑलरेडी बहुत खतरे हैं, इसलिए कोई और साइट लेते हैं, abc.com। abc.com पर अगर कोई एक साइट है आपका और आपको इसमें से कुछ चुराना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इनकी बहुत बड़ी टीम होती है, एक तो वो क्या करते हैं कि 1000-10,000 लोग एक साथ बैठेंगे, सब लोग इस वेबसाइट पर विजिट करना स्टार्ट करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। तो जितने ज़्यादा लोग इस पर देखेंगे, इसकी लोड उठाने की क्षमता होती है, बहुत जनरल सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ लेमन लैंग्वेज में, कि ये कुछ ही लोग को बियर कर सकता है, हो सकता है इसकी लिमिट 1000 लोग कोई बियर करना हो। ये 10,000 लोग इकट्ठा इस पर आ जाएंगे ना, तो ये पूरा हैंग कर जाएगा, पूरा साइट रुक जाएगा। उसके बेसिस पर क्या होगा, इनको मौका मिल जाएगा कुछ भी छेड़छाड़ करने का। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या करते हैं, ट्रैफिक बढ़ा देते हैं ये लोग एक टाइम पर, तो थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज, हंड्रेड्स ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करके किसी भी जगह पर, किसी भी डिवाइस में, किसी भी आईपी एड्रेस पर उसकी ट्रैफिक बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो सिस्टम स्लो काम करने लगता है और स्लो काम के चलते वो कुछ भी अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। फिर एक होता है मैन इन द मिडिल। ये बहुत कॉमन तरीका है, अपने इंडिया के गाँव में आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है ना कि एक इंसान आएगा जो कि आपका हो सकता है जान पहचान का हो या फिर बेरुपया टाइप का कुछ भी होगा। ये क्या करता है, ये आपके लिए बैंक बन के रहेगा और बैंक के लिए आप बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक पर्सन है, मान लो इस पर्सन का नाम है ABC, तो ये पर्सन और इस बैंक का नाम है XYZ, तो इस ABC इंसान के लिए ये आदमी XYZ बैंक रिप्रेजेंट करता है और XYZ बैंक के लिए ये ABC पर्सन की तरीके से बात करेगा, और यहाँ का इन्फॉर्मेशन उधर, उधर का इन्फॉर्मेशन इधर, और बीच में जब आप पैसे वगैरह जब इनको दोगे तो ये बीच में लेके फरार हो जाते हैं। तो ये मैन इन द मिडिल का कॉन्सेप्ट है। फिर आता है कि ड्राइव बाय डाउनलोड। ड्राइव बाय डाउनलोड बहुत सिंपल सा है कि आप जो भी कंप्यूटर सिस्टम पर क्या करते हो ना, आप लोग कुछ भी साइट खोल के कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करते हो और वहाँ पर आपको कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह दिख जाते हैं, जैसे कि मान लो आपने कोई भी साइट विजिट किया और आपको कुछ एक ऐसा चीज़ दिख गया कि हाँ यहाँ से डाउनलोड करें। आपने हमेशा देखा होगा, कोई भी आप PDF वगैरह UPSC की भी इवेंट डाउनलोड करने जाते हो तो वहाँ पे बड़ा बड़ा बटन बन के आता है कि भाई ये रहा डाउनलोड, जबकि वहाँ से डाउनलोड नहीं होता है। डाउनलोड के लिए नीचे छोटा बटन दिया गया होगा कि डाउनलोड फ्रॉम हियर या क्लिक हियर लिखा होगा। तो यूजुअली लोग बड़े वाले डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं और ख़तरनाक काम तमाम हो गया। फिर एक आता है मालवर्टाइजिंग। देखो, एडवर्टाइजिंग से हो गया मालवर्टाइजिंग, मतलब कि जो एड्स होते हैं वो असली वाले एड्स ना होके कुछ नकली एड्स होते हैं। लेट्स से कि किसी ने आपको एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसी चीज़ दिखा दी जो कि आपकी बहुत मनपसंद है। मान लो आपकी मिंट वाली च्युइंगम बहुत पसंद है, आपने देखा अरे नया फ्लेवर आ गया इसका, अरे तुरंत के तुरंत क्लिक करो भैया कौन सा नया फ्लेवर आ गया इसका। जैसे ही क्लिक किया, इसके पीछे कुछ मलेशियस सॉफ्टवेयर अटैच था जो कि आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गया। तो फेक साइट से बचें, फेक साइट से बचें और साथ ही साथ अपनी बेवकूफ़ी से बचें, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये कि ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करना है। ऐसा क्या होगा कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे वो आपको किसी दूसरे मालवेयर साइट पर रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ से फिर आपके सिस्टम के डेटा को चोरी कर लेगा। प्रिवेंशन के नाम पर क्या कर सकते हो, देखो ऐड ब्लॉकर वगैरह सब लोग लगा के रखते हैं वैसे आजकल। क्रोम एक्सटेंशन या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उसके एक्सटेंशन में ऐड ब्लॉकर लगा दो। सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहो हमेशा और कॉमन सेंस रखो, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। फिर आता है रॉग सॉफ्टवेयर। रॉग सॉफ्टवेयर क्या होता है ना कि एक बड़े सॉफ्टवेयर के साथ छोटकू सा एक सॉफ्टवेयर होगा वो अटैच होकर चलाएगा। अब आप लोग करते हो उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते टाइम एग्री एग्री एग्री, हाँ आई एग्री इंस्टॉल कर दो, उसी में ये भी लिखा होगा, उस पर भी आप एग्री कर देते हो और ये भी इंस्टॉल हो जाता है। अब इससे होता क्या है, जब एक बार ये इंस्टॉल हो गया ना तो ये सॉफ्टवेयर केवल आपके सिस्टम को ही डिसरप्ट नहीं करता है बल्कि आपके साथ खेल खेलता है कि अब आपको क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेजिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका सिस्टम जो है तबाह हो जाएगा। लाइक दिस, प्लीज़ अपडेट योर सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अननोन एक्सेस। कोई दूसरा आपकी ताका झाकी कर सकता है, उससे बचने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनका प्रोपगेशन होता है। तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है साइबर अटैक्स के बारे में जानने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने डिस्कस किया, बहुत लेमन लैंग्वेज में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई होगी कि साइबर अटैक्स किस फॉर्म में हम देख सकते हैं।
इसी के साथ साथ हमने एक और टॉपिक अभी डिस्कस करने को बोला था, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा होगा, कुछ क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसके बेसिस पर पूरा देश चलता होगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती होगी, उनको बोलेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या हो सकते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? कुछ ऐसा हो सकता है, डिफेंस सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, फूड ग्रॉसरी फूड सेक्टर हो सकता है, हेल्थ, वाटर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, स्पेस, डेटा, क्लाउड, एनर्जी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काउंट कर सकते हैं। मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, आप ये समझ लो, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब की जो लड़ाई है ना, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करने के ऊपर है। जैसे कि अभी चाइना में रिसेंटली, अभी जब इंडिया और चाइना के बीच में अभी ये बॉर्डर डिस्प्यूट वाला सेक्शन चल रहा था लास्ट ईयर, तो महाराष्ट्र में पावर कट देखने को मिला, पूरे महाराष्ट्र के मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन में। उसके लिए चाइना ने समझाने की कोशिश की कि देखो, अभी तो बॉर्डर खेल रहे हैं हम लोग, इसके बाद समझ लो कि हम और क्या कर सकते हैं। तो केवल समझो, अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन तुम समझो कि क्या कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए क्या इश्यूज़ हैं अभी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया की है वो बहुत वल्नरेबल है, उसको कोई भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, अभी कैपेबिलिटी एसिमेट्री की बात होती है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अभी सारे हार्डवेयर का हम लोग इंडिजिनाइजेशन नहीं कर पाए, इंडिया में नहीं बनते हैं, हम लोग को बाहर किसी थर्ड कंपनी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इंडिया के साइबर स्पेस की बात अगर हम करेंगे तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बाहर के देशों से आती हैं, अब वो उसमें क्या करके देते हैं। जैसे मान लो कि इंडिया का अभी ये डिफेंस सेक्टर ही है, तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया कितना ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो उसमें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को लेना होगा और कुछ उसमें छिपा के कोई सामान हमें बेच देगा, तो हम पता थोड़ी ना कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। तो ये सभी इंडिया को वल्नरेबल बनाता है। ऐसे बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि इन सब में इन्वॉल्व हैं, इवन बहुत सारे स्टेट एक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर इसमें और इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि साइबर डिटेरेंस स्ट्रैटेजी नहीं है हमारे पास, कोई क्रेडिबल ऐसा हमने बनाया ही नहीं है। तो उसके लिए भी अभी कुछ इफेक्ट्स हैं कि इंडिया को चाहिए कि भाई एक हमारे पास साइबर डिटेरेंस स्ट्रैटेजी भी हो, जैसा कि हमने अभी अपने लिए न्यूक्लियर लेवल पर डिटेरेंस स्ट्रैटेजी बना ली है, उसी तरीके से साइबर लेवल पर भी हमारे पास ऐसे कुछ डिटेरेंस स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश में कोई भी अगर ऐसा हमें साइबर क्राइम देखने को मिलता है या फिर एस्पियोनाज देखने को मिलेगा, कोई चोरी डकैती इन सब साइबर स्ट्रक्चर में कुछ कर रहा होगा, तो ऐसे ऑपरेशंस को हम लोग ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो इन सबसे बचने के लिए क्या करें? देखो, सबसे पहले तो हमें वही कि एक डॉक्ट्रिन बनाने की ज़रूरत है। जो भी साइबर कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आए उससे लड़ने के लिए हमारे पास कुछ काउंटर मेजर्स होने चाहिए उन साइबर अटैक को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और ये केवल नेशनल लेवल की स्ट्रैटेजी ना हो सकता है तो हम इंटरनेशनल एरिना में भी सब लोग एक साथ आएँ और ग्लोबल बेंचमार्क बना लें, जिससे कि हम लोग इंटरनेशनल लॉज को फॉर्मुलेट कर सकें साइबर स्पेस के लिए भी। फिर हम लोग रेड लाइंस को स्पेसिफाई करें, सब लोग ये समझ में आए कि जो भी हमारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रहे उसमें हम लोग कुछ नॉन बाइंडिंग नॉर्म्स लगा दें, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस लगा दें। ये रेड लाइंस हैं, इसको क्रॉस नहीं करना है किसी को। अगर किसी ने क्रॉस किया तो उसके लिए अच्छा खासा डिटरेंस हमारे सामने हो। ठीक है, ये जो रेड लाइन है ये हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिनोट करेगा कि आप कभी भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर टारगेट नहीं कर सकते। अगर एक बार हेल्थ केयर सिस्टम पर टारगेट हुआ ना तो यहाँ से सीधे न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा। मतलब ऐसा डिटरेंस होना चाहिए। कोई एक बार अटैक करने से पहले सोचे कि अगर सोर्स पता चल भी गया गलती से ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें इंडिजिनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन लेवल पर, या फिर साइबर सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए हमें खुद से सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए, खुद से हार्डवेयर्स वगैरह डेवलप करने चाहिए, जिसके बेसिस पर हम किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में इतना ही था। हमने डिस्कस किया डिटेल से कि क्या क्या साइबर अटैक्स हो सकते हैं और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।